हेलो एवरीवन। अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इंडियन पॉलिटी से बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपके 18 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बल्कि आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, यानी लिखित संविधान का अर्थ क्या होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द लॉ। देखिए, जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किस पर आधारित होता है, तो लॉ पर यानी कानून पर आधारित होता है। विच आर मेड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल elected फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ओके, यहाँ पर हम चुनते हैं, यानी हम जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को चुनते हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप जान गए कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यह कानून पर आधारित होता है। ओके, यहाँ देखिए, और इसके साथ साथ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जान लें। नेम 2 कंट्रीज दैट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तो मिस प्रिंट है, इसे आप सुधार लेंगे। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन CONSTI, ओके, TUTION, यानी यहाँ जो अर्थ है, मीनिंग है, वो गलत दिया हुआ है। नेम 2 कंट्रीज दैट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 2 ऐसे देश का नाम बताना है जहाँ लिखित संविधान है, तो वो है भारत और USA, यानी इंडिया एंड USA। हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अनरिटन ट्रेडिशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, अनरिटन ट्रेडिशंस होते हैं। इसे भी आप गौर करें, क्या होते हैं, अनरिटन ट्रेडिशन, कॉन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, दो सम लेजिस्लेटिव एक्ट्स ऑल्सो फॉर्म इट्स पार्ट। और कुछ लेजिस्लेटिव एक्ट जो होते हैं इसके भाग होते हैं। यानी अनरिटन जो संविधान हमारा होता है उसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं, अनरिटन ट्रेडिशन को जोड़ते हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिसेस को जोड़ते हैं, इसके साथ साथ हम लेजिस्लेटिव एक्ट को भी जोड़ते हैं, कुछ इसके भाग को। ओके, आप तीसरे क्वेश्चन को भी जान गए। हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेम ए कंट्री दैट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको उस देश का नाम बताना है जहाँ पर अलिखित संविधान है, तो वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है अलिखित संविधान है, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 5 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान लें। मेंशन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट। 3 ऐसे ऑर्गन्स बतानी है आपको गवर्नमेंट की जो संविधान हमारा इसके बारे में बताता है। तो आप इसे भी गौर करें। जो सबसे पहला आता है वह एग्जीक्यूटिव, उसके बाद कौन आता है, लेजिस्लेचर, उसके बाद कौन आता है, जुडिशरी। ओके, ये 3 चीज़ आते हैं। ये 3 जो क्या हैं, ये ऑर्गन्स हैं। इसी पर कोई देश का शासन जो है वो चलता है, इसी के द्वारा कानून भी बनाए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेजिस्लेचर क्या होता है, तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आते हैं। और जुडिशरी क्या आता है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो इस तरह से कोर्ट वाली जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जुडिशरी में चली गई, पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है वो लेजिस्लेचर में चली गई, और जो राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं, राष्ट्रपति जो हैं वह एग्जीक्यूटिव में चला गया। ओके, आप इन चीज़ों से अवगत हो गए। ओके, हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपको मेन एम बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का। The main of the directive principle of the state policy is to guide the government to strive more and more for the welfare of the people. देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं
ओके। संविधान में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 में, इसे भी आप गौर करेंगे। तो ये जो आर्टिकल्स है, ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या बताते हैं? देखिए, राज्य का क्या काम होता है? लोगों का कल्याण करना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेलफेयर द पीपल। ये किसका काम होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, राज्य की जो गवर्नमेंट है, वो पॉलिसी बनाती हैं। किसके कल्याण के लिए पॉलिसी बनाती है? तो लोगों के कल्याण के लिए पॉलिसी बनाती है। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज ए सॉवरेन और ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? आप जो राजा या रानी होते हैं, शासन या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में क्या जानते हैं? ए नेशन दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी फॉरेन पावर इधर फॉर इट्स एक्सटर्नल अफेयर और इट्स इंटरनल पॉलिसी इज ए सॉवरेन और ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए, एक राष्ट्र दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी फॉरेन पावर, एक राष्ट्र जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी विदेशी पावर का, या तो वह एक्सटर्नल अफेयर हो चाहे वह इंटरनल पॉलिसी हो, इसे हम सॉवरेन कहते हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं, भारत के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट मेक्स इंडिया ए डेमोक्रेटिक स्टेट? आप कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है, क्या चीज़ जो है भारत को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाता है? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट बिकॉज द रियल पावर इट्स पीपल। देखिए, जनता में जो जितनी शक्तियां हैं, भारत जो प्रजातंत्र देश है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश भारत है। तो इसमें जो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजा जोड़ तंत्र, यानी जनता का शासन, यानी जितनी भी पावर है, रियल पावर है, लोगों में इमानेट्स करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जान लें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज ए रिपब्लिक? आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक रिपब्लिक देश है? इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया दैट इज द प्रेसिडेंट इज नॉट ए हेरिडेटरी रूलर बट एन इलेक्टेड वन। देखिए, आपको तो मालूम है कि भारत के जो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 ईयर के लिए उनका कार्यकाल होता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति, महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं, वो हेरिडिटी नहीं होते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य होता है कि विरासत में नहीं होता है कि उसके पिताजी राष्ट्रपति, उसके फिर उसका बेटा, फिर ऐसे नहीं होता है। हम इलेक्टेड करते हैं किसे? अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इलेक्टेड के द्वारा ही वह चुने जाते हैं। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान गए। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसे भी आप गौर करें। मेंशन सम फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है ना कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन सम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है, जो हमारा संविधान क्या करता है, हमारा संविधान गारंटी देता है। तो पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कई अधिकार हमें दिए गए हैं, इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ओके, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को जान लें। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आप बेशक जानते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह हिंदी है, इन देवनागरी स्क्रिप्ट में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डन अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सिटीजनशिप? हमारा जो देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, इससे तो आप अवगत हैं कि हमारे देश में एक ही नागरिकता है, टुवर्ड ऑफ एनी सेपरेस्ट टेंडेंसी। इसलिए हमारी दोहरी नागरिकता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो है सेपरेस्ट टेंडेंसी नहीं है, अलगाव की जो टेंडेंसी विचार है वो नहीं है। ओके,
ओके, अब 40 नंबर क्वेश्चन को जान लें। व्हाट डज यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज मीन? यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इसे आप गौर करें। एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, कोई व्यक्ति जो 18 साल का उम्र जो है उससे ऊपर है, हैज़ बिन गिवन द राइट्स, उसको अधिकार दिया गया है, टेक पार्ट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में भाग लेने का। संविधान हमारा क्या कहता है? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बेस्ड ऑन कास्ट, किसी भी जाति, क्रीड, कलर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और प्रॉपर्टी राइट्स का, यानी ये कोई पाबंदियां नहीं होगी। वो व्यक्ति जो 18 साल क्रॉस कर चुका है वह वोट दे सकता है और अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। ओके, कम टू द 15 नंबर। हु सेटल द डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कौन डिस्प्यूट्स को सेटल करता है? जो डिस्प्यूट्स होते हैं, किसके बीच डिस्प्यूट्स होते हैं, इसे भी आप गौर करें। ओके, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो डिस्प्यूट, जैसे कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो दो राज्यों के बीच है, तो इसका निदान कौन करेगा इस डिस्प्यूट्स को? तो ये कौन करेगा? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जान लें। हु इज द गार्जियन ऑफ द सिटीजन राइट्स, कौन गार्जियन है सिटीजन ऑफ राइट्स का? यानी आपके अधिकार का अगर एक्सप्लोटेशन होता है तो उसका गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट विच है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ, इसे भी आप गौर करें। ओके, सुप्रीम कोर्ट विच हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसका गाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। विच हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कम टू द 70 नंबर क्वेश्चन। नेम सम फॉरेन कंट्रीज विच हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन ऐसे देश हैं जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है किसके? सरकार की। तो ग्रेट ब्रिटेन में है जापान, इटली, इज़राइल, पाकिस्तान, थाईलैंड और मलेशिया, जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लागू होता है, यानी वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार ही सरकारें चलती हैं। ओके, कम टू द 80 नंबर क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा भाग है, इसे भी आप गौर करें। ओके, कौन सा ऐसा भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन द आर्टिकल 36 to 51 और पार्ट क्या है? 4 है, यानी भाग 4, यानी आर्टिकल क्या है, इसे भी आप गौर करें। आर्टिकल क्या कह रहा है, इसे आप गौर करें। आर्टिकल कह रहा है 36 to 51 और पार्ट कितना है इसे भी आप जाने, तो पार्ट है 4। ओके, यानी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कितने आर्टिकल में आता है? 36 से 51 में, और कितने भाग में आता है? भाग 4 में। ओके स्टूडेंट्स, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।